कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। आइए अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आगामी यूपी पीसीएस बीपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, और स्टेट की जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं उसके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। हमारे चैनल पे हर विषय से संबंधित प्लेलिस्ट है, आप उसको बराबर देखते रहिए और अपने विषय को मजबूत करते रहिए। और किसी प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइए और उसके साथ साथ जो है टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करिए। चूँकि हमारी नई श्रृंखला है तो हम विषय को शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने टॉपिक को क्लियर करते रहिए। फिर एग्ज़ाम के जस्ट पहले हम जो है प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चलाएंगे, मैराथन सीरीज चलाएंगे, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी आप रेगुलर जो है जो भी टॉपिक चल रहे हैं इनको कवर करते रहिए। ठीक है दोस्तों। तो आज जीव विज्ञान में हम लोगों को क्या पढ़ना है हमने शुरू किया है। आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान में, आप जीवधारियों का वर्गीकरण देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा है, हमने शुरू किया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से, जिसमें हम मोनेरा देख रहे हैं। मोनेरा कोशिकाएं, मोनेरा वर्ग है, इसी वर्ग को लेके हम लोग चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे जीव हो चुके हैं। अब देखिए इसमें जो है हमने चूंकि कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। जो सेल है, सेल बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह सेल की उत्पत्ति होती है, कैसे इसका संगठन होता है, संरचना होती है, किस तरह इसमें जो है विभाजन होता है, हमने ये देखा। इसकी खोज किसने की या इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, उनकी क्या भूमिका है, सारी चीज़ हमने समझ ली। अब दोस्तों इसके बाद जो है हमने विषाणु देखा। विषाणु को जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी थी, हमने इसको अच्छे से पढ़ा और इसके साथ ही इससे होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनको हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो एक दो रोगों को और हमको देखना है जो महत्वपूर्ण है, बच गए हैं। बाकी हम रोग वाले सेक्शन में जब हम मानव रोग और उपचार की चीज़ों को देखेंगे हम इसको अलग से देख लेंगे, क्योंकि बीच में टॉपिक आ गया था तो हमने रोगों को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज एक महत्वपूर्ण रोग है उसको डिस्कस करेंगे और एकदम नया टॉपिक आपके साथ शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। वायरस से होने वाले रोगों में एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, महत्वपूर्ण रोग है। वो रोग कौन सा है? वो रोग है एड्स का। रोग किसका है? एड्स का। एड्स रोग बहुत महत्वपूर्ण रोग है। किस से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में? वायरस से होने वाली बीमारियों के संदर्भ में जो सबसे पहला नाम आता है इसी बीमारी का आता है दिमाग में। अब तो बहुत सारी बीमारी आ गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एड्स क्या है? एक संक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है। लेकिन संक्रमण कैसे होता है ये सब चीज़ें हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ये देखिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। इसमें देखिए जो ये वर्ड है डिफिशियंसी, ठीक है, ये वर्ड आपके सामने है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी का मतलब ही होता है कमी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या है। कमी है किस चीज में? इम्यूनो मतलब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में मतलब ये जो सिंड्रोम है ये क्या करता है? हमारे शरीर का एक अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, और हमें पता है कि बहुत सारे रोगों से वो अपने आप हमारे शरीर की सुरक्षा करता रहता है, हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी किसी बाहर से जो है हमारे शरीर पर रोगाणु का आक्रमण होता है, पैथोजेंस का आक्रमण होता है, रोगाणु में विषाणु या जीवाणु या जो भी प्रोटोजोआ के जो भी जीव आते हैं, कोई भी ऐसा जो है जीव जो हमारे शरीर के लिए घातक है, जब वो हमारे शरीर में अवांछित प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको जो है अटैक करता है और उससे लड़ता है। देखिए एक कंडीशन तक ऐसा होता है कि वो उसको मार डालते हैं, खा डालते हैं उसकी कोशिकाओं को,
या नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा शरीर सुरक्षित बना रहता है। जब ऐसा नहीं हो पाता तब क्या होता है, हमें दवाएं लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम दवाओं के बैकअप से बीमारियों से लड़ सके। अब देखिए, एड्स सबसे खतरनाक बीमारियों में से क्यों है, एड्स के साथ ऐसा क्या है। यहाँ आपने देखा इसमें डिफिशियंसी होती है। क्या होती है, डिफिशियंसी। और किस चीज़ की, इम्यूनो, मतलब हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वही कमज़ोर हो जाता है। और वो एक दो बीमारी के लिए नहीं, वो हर बीमारियों के लिए कमज़ोर हो जाता है। मतलब कोई भी बीमारी आपके शरीर में होगी, आपका प्रतिरक्षा तंत्र उससे नहीं लड़ पाएगा। वो चाहे सर्दी जुकाम, सामान्य सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो, सामान्य फीवर ही क्यों ना हो, हमारा शरीर उससे फाइट नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, रोगी जो है मर जाता है। कोई साधारण सी बीमारी से भी रोगी मर जाता है, क्योंकि जब प्रतिरक्षा तंत्र ही खराब हो चुका है तो दवा के भरोसे आप कब तक चलेंगे। इसीलिए इस बीमारी में मृत्यु हो जाती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी श्रेणी में। तो ये तो हो गया आपका, ये चीज़ आपने समझ लिया ये बीमारी किस तरह काम करती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी है वो हम डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण बातें दोस्तों क्या क्या है, जैसे सबसे बड़ी चीज़, ये संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है, संक्रामक। और दूसरी चीज़ ये जानना है आपको कि ये किस वायरस से फैलता है, ठीक है। HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यही वायरस जिम्मेदार होता है एड्स के लिए, यही विषाणु जिम्मेदार होता है। HIV वायरस कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मतलब किस तरह ये संक्रमण फैलता है। हमने बताया ना कि संक्रामक बीमारी है, तो संक्रमण फैलता कैसे है। यहाँ पर कुछ मिथ्स हैं, आपको जो है वो चीज़ क्लियर करना है कि जो मुख्य कारण है, इसके जो मुख्य कारण है फैलने के, मुख्य कारण है, तो वो आपको जाने कौन से कारण इसके हैं जिससे ये संचारित होता है, और कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो हमें जानने चाहिए कि इससे एड्स का फैलाव नहीं होता। हमको क्या डूज एंड डोंट्स ध्यान रखने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुख्य कारण क्या है इसके संचारित होने के। पहला कारण है संक्रमित रक्ताधान। देखिए दोस्तों, संक्रमित रक्ताधान सबसे पहला कारण है। और ध्यान दीजिएगा, पहले का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो इसका संचरण होता है वो इसी से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब अगर किसी को एड्स के वायरस उसके शरीर में है और उस संक्रमित व्यक्ति के रक्त को हम किसी स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में सप्लाई कर दें, चाहे वो किसी भी सुई से हो या किसी भी व्यवस्था से हो, ये चीज़ आप याद रखिए, वो संक्रमण फैल जाएगा, वो संक्रमण। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, संक्रमित रक्ताधान का मतलब यही हुआ कि असुरक्षित अगर रक्त है उसको असुरक्षित तरीके से, संक्रमित रक्त है असुरक्षित तरीके से अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो है संक्रमण होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके लिए जो सुइयों का इस्तेमाल होता है, जो निडल का इस्तेमाल होता है सुइयों का, उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, स्टेरिलाइज्ड कर लेना चाहिए। स्टेरिलाइज का मतलब होता है संक्रमित कर लेना चाहिए, गर्म पानी एक निश्चित टेम्परेचर में उसको उबाल लेना चाहिए, तो संक्रमण की संभावना खत्म हो जाती है। अब देखिए, ये संक्रमित सुइयों के बारे में है, लेकिन याद रखिएगा दो तरीके से ऐसा होता है। मान लीजिए अगर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ऐसा खून चढ़ाया जाए, मान लीजिए एक सुई का इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार, एक सुई का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही सुई अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त में इंजेक्ट की जाती है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और उसी सुई को बिना स्टेरिलाइज किए हुए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी इंजेक्ट किया जाता है, तो इससे क्या होगा, इस रोग का संचरण फैल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी क्रम में आपने देखा कि अगर किसी बीमार व्यक्ति का जो भी एड्स के वायरस से पीड़ित है, अगर उसके रक्त में HIV के
विरा वायरस मौजूद होंगे। अगर उसके रक्त को एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को जो है मिला दिया जाए या उसके शरीर में चढ़ा दिया जाए तो भी ये प्रॉब्लम होगी। मतलब इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है रक्तदान में। पहली बात ये कि जो सुइयां इस्तेमाल होती हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, कभी भी बिना स्टेरिलाइज की हुई सुई को जो है आप इंजेक्शन के रूप में न तो इस्तेमाल करें न तो इस्तेमाल करने दें, ठीक है। दूसरी बात, संक्रमित व्यक्ति अगर है HIV का तो उसके रक्त को जांच लें, उसके बाद ही उसका रक्त किसी को चढ़वाएं या चढ़ाएं। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि संक्रमण इससे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे प्रमुख कारण है ये, मान के चलिएगा। ये आपकी जो है सोच से विपरीत है, जैसा कि प्रचलित है मिथ्स कि लोगों को लगता है कि असुरक्षित यौन संबंधों से या कई लोगों से यौन संबंधों से ही ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। ये उसका तीसरा कारण है, ये इसका तीसरा कारण, प्रमुख कारण ये है संक्रमित रक्तदान, सबसे प्रमुख कारण, सबसे ज़्यादा इसी वजह से एड्स फैलता है। अब दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, दूसरा इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, वो है असुरक्षित यौन संबंध। अब इसमें देखिए दो बातें हैं। पहली बात ये कि कई लोगों से यौन संबंध स्थापित करना, यौन संबंध रखना। अब इसमें क्या है, कई लोगों से मतलब ये हो गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कई लोगों से यौन संबंध है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए उसमें किसी भी पार्टनर के पास HIV वायरस है तो वो जो है संक्रमण के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति तक भी पहुंच सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात, अगर इससे बचना भी है, मान लीजिए अगर ऐसा करना ही है और इससे बचना है तो आप सुरक्षित यौन संबंध को प्रिफर करिए, सुरक्षित यौन संबंध बनाइए। उसका जो है उपाय है कि आप जो है कंडोम का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? कंडोम का इस्तेमाल करें। मतलब एक तो पार्टनर एक रखें और दूसरी चीज क्या है, सुरक्षित रूप से जो है यौन संबंध को प्रेफरेंस दें। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण। अब तीसरा, माता के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, माता के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनको भी इसका खतरा है। सोचिए कैसे, मान लीजिए माता जो है HIV वायरस से पीड़ित है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर माता HIV वायरस से पीड़ित है, ये संक्रमित है, ठीक है। अब इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पोषण किससे मिलता है? पोषण मिलता है अपरा से। अपरा हिंदी का शब्द है, इसका इंग्लिश होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक वर्ड है। प्लेसेंटा का मतलब होता है जो नाभि नाल होती है उसको प्लेसेंटा कहते हैं, या अपरा उसके लिए बहुत एक अच्छा शब्द है। तो इसके माध्यम से पोषक तत्व जो है जो शिशु होता है गर्भ में उसके पास पहुंचते रहते हैं। माता के शरीर से, उसके रक्त से सारे पोषक तत्व जो है शिशु तक पहुंचते रहते हैं। और ये बात आप याद रखिएगा, जो है कभी कभी ऐसा होता है कि माता के शरीर में कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है तो शिशु के शरीर से भी ट्रांसफर होता है, एक तरह से बैकअप है, ऐसा जो है एक रिपोर्ट में था जो है कि ऐसा भी होता है। तो मेन बात यहाँ क्या है कि माता के शरीर से उस गर्भनाल के माध्यम से, ठीक है, उस गर्भनाल के माध्यम से ये शिशु जो पल रहा है यहाँ पोषक तत्व तो आएंगे रक्त के माध्यम से। तो अगर ये बच्चा स्वस्थ भी है तो भी उसको संक्रमण अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर माँ जो है संक्रमित है तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि बच्चों को उसका संक्रमण न हो पाए, बच्चे तक उसका संक्रमण न पहुंचने पाए। ये जो है सबसे बड़ा रीज़न है ये भी। अब देखिए हमको जानना क्या है दोस्तों, हमको जानना क्या है, हमको जानना एक चीज़ ये है कि क्या मिथ्स है इस बीमारी के बारे में, इस रोग के बारे में, जो बहुत ही आवश्यक है। मिथ्स ये है कि पहली बात ये जान लीजिए मिथ्स में कि जो है साथ रहने से, ये तो आपने देखा कि इसका संचरण कैसे होता है, इसका संक्रामक रूप कैसे सामने आता है, आपने देखा किन किन माध्यम से हो सकता है। अब यह है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या मिथ्स है ये जानकारी रखना चाहिए। साथ रहने से, साथ खाना खाने से,
साथ खाना खाने से, चुंबन लेने से मतलब किस करने से बिल्कुल नहीं होता है, किसिंग से ये नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद हाथ मिलाने से, अगर आप हैंडशेक करते हैं किसी से, आप हैंडशेक करते हैं तो इससे भी इसका खतरा नहीं होता। हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं फैलती। साथ रहने से, साथ खाने से, मतलब जब तक रक्त का संपर्क नहीं होगा, रक्त से, दूषित रक्त का या संक्रमित रक्त का संबंध स्वस्थ रक्त से नहीं होगा। किस किस चीज़ से नहीं फैलता है ये? साथ रहने से, साथ खाना खाने से, चुंबन से और हाथ मिलाने से, ठीक है। इन चीज़ों से ये नहीं फैलता, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनसे, इस भ्रम से बचिए किस वजह से एड्स हो सकता है। जब तक रक्त का, दूषित रक्त का स्वस्थ रक्त से संपर्क नहीं होगा तब तक एड्स नहीं होगा। चलिए ये बातें हो गई। अब देखिए एड्स के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण या एलिजा परीक्षण किसके लिए होता है, या एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो वो परीक्षण क्या होता है? एलिजा परीक्षण। एड्स की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक और परीक्षण होता है वेस्टर्न ब्लास्ट। ये परीक्षण भी एड्स के लिए ही होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। एड्स का दिन एक रखा गया है 1 दिसंबर। इस दिन जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं। अब एड्स कंप्लीट हो गया। जो परीक्षा में हमारे आने वाली चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली, महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए दोस्तों, अब आगे हम जो है चलेंगे एक नए टॉपिक में। देखिए जो कि आपको पता है कि हम जो है विभाजन देख रहे हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको लेके चलेंगे। मोनेरा किंगडम जो है, मोनेरा जगत है, वहाँ से हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा जगत या मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम, ये हमको देखना है, ठीक है। मोनेरा किंगडम हमको देखना है। तो मोनेरा में जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहली जो कोशिकाएं थी वो मोनेरा ही थी। जल्दी से हम इनको देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को हम देखते हैं। मोनेरा के जो भी जीव थे, सबसे पहली बात तो ये थी कि वो कौन से थे? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक किस्म की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब हो गया कि आदिम कोशिकाओं का जो स्वरूप था वो प्रोकैरियोटिक था, बाद की कोशिकाओं का यूकैरियोटिक था। ये तो क्लियर हुआ। इसमें जो जीव थे वो अति सूक्ष्म सरलतम प्राचीनतम, सब चीज समझिएगा। सबसे प्राचीनतम जीव जो हैं वो कौन से हैं? मोनेरा जगत के हैं। सबसे सरलतम मतलब इनकी जो संरचना है जीवों की वो सबसे सरल है, और अति सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मता के आधार पे ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए पाए कहाँ जाते हैं ये, इनकी उपस्थिति कहाँ है? उपस्थिति कहाँ है? उपस्थिति लगभग हर जगह है दोस्तों, इनकी लगभग हर जगह उपस्थिति है। जल में, मिट्टी में, वायु में, दलदल में, वृक्षों पर, मतलब ऐसी कोई जगह शायद ही होगी जहां ये नहीं पाए जाएंगे।
शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ ये नहीं पाए जाएंगे। यहाँ तक कि गर्म जल के झरने जो होते हैं, गर्म जल के झरने जो भी मतलब झरने गर्म स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसका पानी लगभग समझ लीजिए वहाँ टेम्परेचर 80% तक होता है। झरने जहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी इनकी उपस्थिति हो सकती है। अब समझिए कि इनकी जो है सर्वाइवल रेट कितनी ज़्यादा है, कि मतलब गर्म पानी के झरने में जिसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो सकता है, वहाँ भी उपस्थित रह सकते हैं। रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, हिमखंड जो है उनकी निचली तली में भी रह सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी जो है संभावना है कि लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं इनके मुख्य लक्षण क्या हैं। इनके मुख्य लक्षणों के बारे में देखते हैं। इस मोनेरा जगत जो सामान्य प्राचीनतम और सरलतम कोशिकाओं वाले जीव हैं, इनके जो है मुख्य लक्षण हमको जानने हैं। पहले मुख्य लक्षणों में आएगा मुख्य लक्षण। देख लेते हैं कि कैसे हम अलग करेंगे इनको और जीवों से। मुख्य लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण है कि इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। जैसे कि आपको बताया ही था मैंने, ये मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है। तो अब अगर इस जीव के बारे में देखें तो यहाँ पर जो आनुवंशिक, जैसे मान लीजिए केंद्रक हो गया, इसमें कोई आनुवंशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से इसके गुण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो सामान्यतः यूकैरियोटिक जीवों में या विकसित जीवों में क्या होता है, इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ क्या होता है, एक केंद्रक कला पाई जाती है। केंद्रक कला पाई जाती है और इस केंद्रक में ये आनुवंशिक पदार्थ रहते हैं। ये होता है जीव द्रव्य, बायोमटेरियल। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य आप कह सकते हैं, बायोमटेरियल, ठीक है। अब ये जो जीव द्रव्य होता है इसमें जो है ये बिखरे होते हैं, ठीक है। इसमें ये बिखरे होते हैं जो भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। मतलब अगर एक ये व्यवस्थित कोशिका होगी तो इसमें क्या होगा, एक ये केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली होगी और यहाँ पर बीच में क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ होंगे, ये कवर्ड होंगे। बट इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य में बिखरे होते हैं, मतलब कोई व्यवस्थित इसकी संरचना नहीं पाई जाती, ठीक है। कोशिका भित्ति इनमें क्या होती है, मजबूत होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इन जीवों के चारों तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक मजबूत कोशिका भित्ति, एक मजबूत कोशिका भित्ति इन जीवों में पाई जाती है। केंद्रक की झिल्ली अनुपस्थित है, आपने देख लिया। केंद्रक की झिल्ली मतलब केंद्रक की झिल्ली क्या होती है, दोस्तों, अनुपस्थित होती है। ऐसे जीवों में मोनेरा जीवों की खास बात है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर हुआ। और क्या क्या खास बातें हैं, देखिए इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कोशिकांग, जैसे महत्वपूर्ण कोशिकांग। जैसे आपने देखा होगा महत्वपूर्ण कोशिकांग क्या थे, माइटोकांड्रिया था, माइटोकांड्रिया जिसको पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का, लवक थे, रिक्तिका थी, लाइसोसोम था। ये जो तत्व होते हैं, अब इसी में आप देख लीजिए, ये क्रोमोसोम है, केंद्रक झिल्ली आपने देखी ली, अनुपस्थित ही है। तो क्रोमोसोम हुआ, माइटोकांड्रिया हुआ, लवक हुआ, रिक्तिका हुई, लाइसोसोम हुआ। ये जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है इनमें जो है अनुपस्थित होते हैं, मतलब इनमें इनकी उपस्थिति नहीं पाई जाती, महत्वपूर्ण कोशिकांगों की, ठीक है। अब देखिए, अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं, पोषण के आधार पे ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, पोषण में इनमें किस तरह होता है ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पोषण में ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, मतलब ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी, स्वपोषी भी हो सकते हैं और
विषम पोषी भी हो सकते हैं, विषम पोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषियों में या तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे, प्रकाश संश्लेषी, और या तो रसायन संश्लेषी, या तो प्रकाश संश्लेषी होंगे या तो रसायन संश्लेषी। अब विषमपोषी में मान लीजिए परजीवी के रूप में ये रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं, और रसायन संश्लेषी का मतलब हो गया कि कुछ अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो है ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये क्या कहलाता है? रसायन संश्लेषी। तो पोषण की इनमें ये व्यवस्था रहती है। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें जो है एक तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भी क्षमता है, ठीक है। इनमें से ही कुछ जीवाणु ऐसे हैं जैसे नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है, राइजोबियम आपने सुना होगा। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन, कुछ प्रजातियां किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने के लिए आपने पढ़ा होगा, सहजीवी संबंध में पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस कुल की जो मटर की प्रजातियां होती हैं, चने की प्रजातियां होती हैं, तो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। उनका काम ही ये होता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना और पौधों को उनको नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों के रूप में प्रदान करना, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इस रूप में पौधे ग्रहण कर पाते हैं, सीधे नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर पाते। नाइट्रोजन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती पौधों को प्रोटीन के निर्माण में। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो इस तरह के कुछ जो है ऐसी प्रजातियां हैं मोनेरा में जो क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें एक चीज और भी है, इसमें जो है 4 वर्गों में इनको बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ये आप एक मोटी मोटी लाइन में समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हल्का सा देख लीजिए। जीवाणु होते हैं, एक जीवाणु होता है, पहला होता है जीवाणु, दूसरा होता है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज होता है। आर्कीबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा जानना आपके लिए जरूरी है। आर्कीबैक्टीरिया और अगला होता है साइनोबैक्टीरिया। देखिए मोनेरा जगत के प्राणियों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं मूलतः। ये बहुत एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक नज़र में आप देख लीजिए। जीवाणु जो होते हैं, एक तो साधारणतः जीवाणुओं में इनको बांट दिया जाता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये पौधों से अलग होते हैं, मतलब पौधे नहीं हैं, ये पौधे नहीं हैं। इसमें स्वपोषण होता भी है, स्वपोषण भी होता है, परपोषण भी होता है, और उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह जो है पादपों में होता है। मतलब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, वो ऐसा नहीं होता जैसा पादपों में पाया जाता है। लेकिन ये जीवाणु है, ठीक है। जीवाणु के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए ये दूसरा जो आपको पढ़ना है एक्टिनोमाइसिटीज, ये एक तरह से कवक सम जीवाणु है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कवक सम जीवाणु। कवक सम जीवाणु का मतलब क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज का मतलब ये होता है कि मोनेरा जगत में जो दूसरे नंबर की ये प्रजाति है, इस प्रजाति के जीव हैं, इनको हमने क्यों आपको बताया, जानना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो कवक के समान होते हैं, ये देखिए कवक नहीं होते लेकिन कवक के समान जीवाणु होते हैं, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? आपने देखा होगा कि जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं, प्रतिजैविक दवाएं,
जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, जैसे पेनिसिलिन आपने सुना ही है ना। पेनिसिलिन दवा क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये किससे प्राप्त की जाती है, कवक से प्राप्त की जाती है। तो ये कवक सम जीवाणु ही होता है, ठीक है। ये कवक सम जीवाणु ही होता है जिससे ये दवाएं प्राप्त की जाती हैं, एंटीबायोटिक। इसलिए ये समझ लीजिए कि ये जानना थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्की बैक्टीरिया, इनको आर्की बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं कि इनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म मतलब ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। सब बैक्टीरिया में या जीवाणु में सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, इन्हें आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप जान लीजिए। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, नील हरित शैवाल, बहुत बार चर्चा में आएगा और आ भी चुका है। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कहते हैं, ठीक है। शैवाल शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये शैवाल के जैसे कम होते हैं, जीवाणु के जैसे ज़्यादा होते हैं। अगर इनकी संरचना की बात किया जाए, इनकी संरचना जो इनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक जीवाणु के करीब ज़्यादा होता है, शैवाल के करीब नहीं होता है, ठीक है। जीवाणु से ज़्यादा करीब होता है, जीवाणु के अनुकूल होता है ये, न कि शैवाल के अनुकूल। तो ठीक है, ये नील हरित शैवाल है। ये एक तरह से इसके लिए कहे जाते हैं साइनोबैक्टीरिया कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह की मूल कैटेगरी है, 4 तरह की कैटेगरी है। ये जो है आपको इतना जानना है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो मोनेरा जगत आपने देख लिया दोस्तों। मोनेरा जगत में देखिए जो सबसे प्रमुख अब और आपको एक चीज जाननी है, वो क्या जाननी है, मोनेरा जगत में हम जो आपको बताने वाले हैं, मोनेरा जगत में आपको जीवाणु जो है, सबसे पहले यही बताते हैं, जीवाणु महत्वपूर्ण है। तो जीवाणु से शुरू करते हैं। जीवाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, क्योंकि जीवाणु से होने वाले रोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इनसे होने वाले फायदे भी काफ़ी हैं, तो हमें इनको अच्छे से जानना ही होगा। जीवाणु से कई किस्म के फायदे भी हैं। तो जीवाणु क्या है देखते हैं। हमें क्या जानना है जीवाणु के बारे में। जीवाणु या बैक्टीरिया, 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 बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि हरित लवक रहित, क्योंकि पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि हरित लवक इसमें नहीं पाया जाता। हरित लवक रहित एक कोश की सरलतम, मतलब बहुत ही सरल होते हैं, सरलतम जीव। एक कोशिकीय होते हैं और सरलतम जीव होते हैं। कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी, ठीक है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। अब देखिए इनका पता किसने लगाया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का पता किसने लगाया दोस्तों, जीवाणु का पता किसने लगाया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक हैं जिन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है, जीवाणु, ठीक है, क्या नाम है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के, हॉलैंड देश के वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से इसका पता लगाया और इसको क्या नाम दिया, सूक्ष्म जीव। इसको क्या नाम दिया, सूक्ष्म जीव। ये क्या है, जीवाणु है, ठीक है। ये बात आपको जानना महत्वपूर्ण है। अति सरलतम प्राचीनतम, ये जो है एक कोश की जीव है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। इन्होंने अच्छा पता कैसे लगाया था, अपने दांत की खुरचन में, दांत की खुरचन को जो है इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उससे ही इन्होंने सूक्ष्म जीवों का पता लगाया। अब देखिए, अब एक वैज्ञानिक का नाम आपको और जानना है संदर्भ में, लुई पास्चर। लुई पास्चर,
लुई पास्चर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, इनका संदर्भ कई बार आ चुका है। लुई पास्चर के विषय में आपको क्या जानना है? लुई पास्चर ने ही सबसे पहले बताया कि किण्वन जो होता है, किण्वन जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन के माध्यम से शराब बनाई जाती, बियर बनाई जाती है। तो किण्वन जो प्रक्रिया होती है ये किसके कारण होती है? किण्वन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? जीवाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा। ये बात किसने कही? लुई पास्चर ने कही। और इन्होंने ही ये बताया कि जो रोगों का कारण है, रोगों का कारण है, बहुत सारे रोगों का कारण, कई रोगों का कारण, मतलब सारे रोगों का तो नहीं लेकिन बहुत सारे रोगों का कारण क्या है? जीवाणु ही है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ये जो सड़ने की प्रक्रिया होती है, सड़ने की जो प्रक्रिया होती है, सड़ने की क्रिया किसकी वजह से संपन्न होती है? बैक्टीरिया की वजह से। तो किसने इसकी खोज की? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। और इनकी जीवाणुओं के बारे में ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण बातें हैं, किसने सबसे पहले बताई? लुई पास्चर ने। इस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखिए इनकी उपस्थिति के बारे में आप जान लीजिए। इनकी उपस्थिति, जीवाणुओं की उपस्थिति कहाँ कहाँ है? अब ये आप जान लीजिए, जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ भी जीवाणुओं की उपस्थिति है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जीवाणु नहीं है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है, वायु में, जल में, मनुष्य के शरीर में, इस डस्टर पर भी, इस पेन की निब पर भी, हर जगह जीवाणु है। इवन मुंह में भी जीवाणु है, आंत में भी जीवाणु है। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। जैसे आंत में रहने वाले बहुत सारे जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों का उपाचन भी करते हैं। और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। इनका वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे। हमको अभी ये देखना है कि इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ है? हर जगह है, जहाँ भी आप कल्पना कर सकते हैं। तो उपस्थिति में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आगे देख लेते हैं कि इसमें देखिए रॉबर्ट कोच का भी एक नाम है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, ये जो तपेदिक है, तपेदिक वाली बीमारी है, तपेदिक, जिसको हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, टीबी की बीमारी है। और जो है हैजा की बीमारी है, टीबी की हो गई, हैजा की। अभी किस जीवाणु से कौन सा रोग होगा ये हम क्लियर करेंगे, जिसको हम कॉलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलेरा। टीबी हो गई, कॉलेरा हो गया। एक एंथ्रेक्स बीमारी है। क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये किस में होती है? ये पशुओं में होती है, चौपायों में, जो 4 पैर के जीव होते हैं, चौपायों में, ठीक है? चौपायों में होने वाली बीमारी है एंथ्रेक्स, चौपायों में, 4 पैर वाले जीवों में। तो इसमें ये बीमारी होती। इन सब बीमारियों का कारण क्या है? जैसा कि उन्होंने ये बताया, लुई पास्चर ने, कि बीमारियों का कारण जीवाणु होते हैं। सड़ने की जो प्रक्रिया है या किण्वन की जो प्रक्रिया है वो जीवाणुओं से होती है। इस तरह रॉबर्ट कोच ने हमें ये बताया कि तपेदिक, हैजा या एंथ्रेक्स बीमारियों का जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है? बैक्टीरिया या जीवाणु ही इनके कारण होते हैं। आइए इनकी संरचना देख लेते हैं। इनकी हम संरचना देखते हैं कि जीवाणुओं की संरचना किस तरह से होती है। जीवाणु की संरचना थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरह की संरचना होती है। संपूर्ण शरीर एक कोशिक, संपूर्ण शरीर इनका क्या होगा? एक कोशिका में होगा। संपूर्ण शरीर ऐसा होता है, एक कोशिकीय होता है। दूसरी बात क्या है? कोशिका भित्ति, एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तीसरी बात क्या है? कोशिका भित्ति के नीचे क्या होगा? एक कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है? कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है ये कोशिका झिल्ली, ठीक है? अब देखिए कोशिका द्रव्य में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, इन सब तत्वों का क्या होता है? अभाव होता है।
इन सब तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है। अंतःप्रविधि जालिका और सारी चीज़ों का, केंद्रक भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और इसमें जो है न्यूक्लियाइड, एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, ठीक है। लाइसोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित, ये भी अनुपस्थित। ऐसे बहुत सारे कोशिकांग हैं जो नहीं पाए जाते। ये जो है न्यूक्लियाइड का जो केंद्रक होता है एक तरह से, इसमें ये जो केंद्रक भित्ति होती है ये नहीं पाई जाती। केंद्रक भित्ति इसमें नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जालिका नहीं पाई जाती। बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है इनकी अनुपस्थिति होती है। और प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की जो है एक परत पाई जाती है कोशिका भित्ति की। तो ये जो है इनकी एक सामान्य सी संरचना है, ठीक है। ये है हमारे जीवाणु की सामान्य सी संरचना, ठीक है। तो संरचना हम समझ चुके हैं दोस्तों। अब देखिए आगे जो जीवाणु में हमको पढ़ना है, इनके लाभ हानि या इनकी उपयोगिता पढ़नी है। क्या इनकी कुछ उपयोगिता मानव जीवन में है, और इनसे होने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो हमको जानने हैं। जीवाणु के बारे में हमने मोटी मोटी बातें पढ़ ली जो हमारी एक बेसिक समझ को कंप्लीट करती है। इसके आगे हम देखेंगे कि जीवाणुओं की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, किस तरह हमको लाभ पहुंचाते हैं, और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये हम विस्तार से देखेंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।